हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडीकर को फॉलो कर लें। बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अब बात आती है दोस्तों पीडीएफ की। तो पीडीएफ डाउनलोड करना है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको आसानी से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, कई बार शिकायत होती है कि पीडीएफ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप जैसे ही चैनल पर जाएंगे और चैनल में जो फाइल वाला ऑप्शन होगा, जैसे ही आप फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, वहां पर आपको जितनी भी फाइलें अपलोड की गई हैं वो सभी आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आप वहां से जरूर इसको डाउनलोड करें। आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा भूमिका श्रेष्ठ। यानी दोस्तों, भूमिका श्रेष्ठ जो है वो नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं, यानी जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए कार्य करने वाली महिला हैं। ठीक है। और दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड है, क्या केवल भूमिका श्रेष्ठ को ही दिया गया है या फिर और भी महिलाएं हैं जिन्हें यह दिया गया है? तो जी हाँ, 12 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है, उनमें से भूमिका श्रेष्ठ एक नाम है। ठीक है दोस्तों, उन्हें यह सम्मान किस लिए दिया गया है? तो उन्हें यह सम्मान ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। यह जो पुरस्कार है यानी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार है, यह अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा दिया जाता है और यह दूसरा वर्ष है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब मामलों के खिलाफ उनके लिए काम करने के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बात आई है नेपाल की। तो नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउवा। कौन है दोस्तों? शेर बहादुर देउवा। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है दोस्तों? विद्या देवी भंडारी हैं। और जो विद्या देवी भंडारी हैं वो नेपाल की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, नेपाल की जो कैपिटल है वो जरूर याद रखिएगा, क्या है? काठमांडू। क्या है दोस्तों? काठमांडू जो है वो नेपाल की कैपिटल है। दोस्तों, जब भी नेपाल की बात आएगी तो माउंट एवरेस्ट की जरूर बात आएगी। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848.86 मीटर है। ठीक है, पहली बार कौन इसकी हाईएस्ट चोटी पर चढ़ा था, यानी माउंट एवरेस्ट पर फतह पहली बार किसने प्राप्त की थी? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, इन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सक्सेस के लिए खेलने का करार किया है? तो आंसर है इसका चेतेश्वर पुजारा। चलिए फ्रेंड्स, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो काउंटी क्रिकेट है ये ब्रिटेन में खेली जाती है, यानी यूनाइटेड किंगडम में खेली जाती है। तो वहां की एक टीम है जिसका नाम है काउंट सक्सेस। ठीक है, तो उसके लिए कौन खेलेंगे? चेतेश्वर पुजारा अब खेलेंगे, यानी उन्होंने उसके लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो टीम इंडिया के बैट्समैन है चेतेश्वर पुजारा, तो वो काउंटी चैंपियनशिप और रॉयल लंदन वनडे कंपटीशन में खेलने वाले हैं। चेतेश्वर पुजारा जिस टीम से जुड़े हैं उस टीम का नाम है सक्सेस। उन्हें ट्रेविस हेड की जगह टीम में शामिल किया गया है। हेड ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से इसे छोड़ा है। चेतेश्वर पुजारा चौथी बार किसी काउंटी टीम से जुड़ने वाले हैं। इससे पहले वो है 2014 में डॉर्बीशायर, 2015 और 2018 में यॉर्कशायर और 2017 में नॉटिंघमशायर से खेल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जब बात आती है क्रिकेट की तो बीसीसीआई की बात जरूर आएगी, क्योंकि बीसीसीआई जो होती है वो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बीसीसीआई का फुल फॉर्म। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था कब? दिसंबर 1928 में। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? सौरभ गांगुली हैं। याद रखिएगा, बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली। और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? जय शाह है। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, तो वही हैं अभी वर्तमान में सेक्रेटरी बीसीसीआई के।
ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के, तो वो है राजीव शुक्ला। ठीक है दोस्तों, टीम इंडिया की बात आई है तो टीम इंडिया के कैप्टन की भी बात करनी होगी। तो कैप्टन कौन है टीम इंडिया के वर्तमान में, तो वो है रोहित शर्मा। हिटमैन रोहित शर्मा जो है वो वर्तमान में टीम इंडिया के यानी वनडे टीम की जो टीम है उसके कैप्टन है। और इसके अलावा अभी हाल ही के दिनों में इन्हें टेस्ट की भी कप्तानी मिल गई है। इसके अलावा कोच कौन है वर्तमान में टीम इंडिया के, तो वो उनका नाम है दोस्तों राहुल द्रविड़। क्या नाम है दोस्तों, राहुल द्रविड़। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। यून सुक एओल किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो बने हैं दोस्तों साउथ कोरिया के। ठीक है, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, यून सुक एओल। ठीक है दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यून सुक येओल को बधाई दी है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसे बधाई दी है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो यून सुक येओल को। ठीक है, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जी ले म्यूंग को हराया है। और दोस्तों जो यून सुक येओल हैं, इनकी पार्टी का नाम है क्या, पीपल पावर पार्टी। ठीक है, और इन्होंने 48.6% वोट हासिल किए हैं। दोस्तों बात आई है जब दक्षिण कोरिया की, तो इसकी राजधानी क्या है, सियोल है। क्या है दोस्तों, सियोल है। करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन। याद रखिएगा कि जो साउथ कोरिया है उसकी जो करेंसी है उसका नाम है वॉन। क्या नाम है दोस्तों, वॉन नाम है। कैपिटल क्या है, तो सियोल है साउथ कोरिया की कैपिटल। ठीक है दोस्तों, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को बांटने वाली एक रेखा है, इसका नाम है 38 पैरेलल। याद रखना है दोस्तों, जो 38 पैरेलल है यह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली रेखा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत और के किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है, तो वह भारत का कौन सा स्टेट है जिसने मिशन इंद्रधनुष की इम्प्लीमेंट में पहला स्थान हासिल किया है, तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। क्या नाम है दोस्तों, ओडिशा। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक हैं। गणेशी लाल जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, जो मिशन इंद्रधनुष है यह एक टीकाकरण अभियान है, यानी इसमें बच्चों का और महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसके इम्प्लीमेंट में उड़ीसा ने पहला स्थान हासिल किया है हाल ही के दिनों में। दोस्तों जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, और वो टीके कौन कौन से हैं, तो पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है टिटनेस, और तीसरा है दोस्तों वूपिंग कफ, और चौथा है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का टीका लगाया जाता है, और फिर 5वां है पोलियो, छठा है दोस्तों मीजल्स, और 7वां है हेपेटाइटिस बी। तो इस प्रकार से 7 टीके लगाए जाते हैं बच्चों को। जो मिशन इंद्रधनुष है इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। तो आपको बताना है वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है। ठीक है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है, तो सरकार का नाम है छत्तीसगढ़ सरकार। दोस्तों छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कौशल्या मातृत्व योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। ठीक है, तो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं कौन, भूपेश बघेल। तो उन्होंने ही हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगर दूसरी बालिका जन्म लेती है तो इसमें कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी महिलाओं को, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना राज्य के आर्थिक भागीदारी में पुरुषों से पिछड़ रही महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी शुरू किया गया है, यानी जो महिलाओं का जो रेशियो है वो जो कम हो रहा है उसको बराबरी में लाने के लिए ही यह योजना शुरू की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। क्या है दोस्तों, रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। यहाँ की गवर्नर कौन है, तो गवर्नर याद रखिएगा अनुसुईया उइके जो है वो यहाँ की गवर्नर है, और भूपेश बघेल जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। दोस्तों ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो दोस्तों जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है हाल ही में 2022 में, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, आंसर है इसका 7। भारत ने कितने मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है।
दूसरे नंबर पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो पहले नंबर पर टीम रही है वो है इंडिया, दूसरे नंबर पर जो टीम थी वो थी नॉर्वे, और तीसरे नंबर पर टीम थी फ्रांस। ठीक है, यानी फर्स्ट पोजीशन इंडिया की, सेकंड पोजीशन है नॉर्वे की, और थर्ड पोजीशन है किसकी, फ्रांस की। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि ये जो शूटिंग वर्ल्ड कप है 2022 वाला, ये कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है मिस्र में, यानी इजिप्ट में हुआ है। ठीक है, जो इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस विश्व कप में भारत की तरफ से किसको गोल्ड, किसको सिल्वर और किसको ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा, पेशेंस के साथ सुनिएगा। गोल्ड मेडल किसको किसको मिला है, तो दोस्तों पहला जो गोल्ड मेडल मिला है वो 3 लोगों की जोड़ी को मिला है। 3 लोग कौन कौन से हैं, राही सरनोबत, ईसा सिंह और रिदम सांगवान। दूसरा गोल्ड मेडल मिला है सौरभ चौधरी को 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, और तीसरा गोल्ड मेडल मिला है 3 लोगों की जोड़ी को। क्या नाम है इनका, ईसा सिंह, निवेथा परमनाथम और रुचिरा विनरकर को। ठीक है, यानी 3 लोगों की इस जोड़ी को गोल्ड मेडल मिला है। चौथा गोल्ड मेडल मिला था 2 लोगों की जोड़ी को, रिदम सांगवान और अनीस भानवाला को। और दोस्तों पहला सिल्वर मेडल किसको मिला है, ईसा सिंह को, और दूसरा सिल्वर मेडल मिला था 3 लोगों की जोड़ी को। क्या नाम है, गुरमीत सिंह, अनीस भानवाला और भावेश शेखावत। और दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ये 2 लोगों की जोड़ी को मिला है। क्या नाम है उनका, श्रियंका सादांगी और अखिल सेवराण। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनना है आपको। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों आंसर है इसका 10 मार्च को। तो दोस्तों 10 मार्च को न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। याद रखना है कि जो 2022 में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जस्टिस है वो पहली बार 2022 में मनाया गया है। ठीक है, इसको मंजूरी 2021 में दी गई थी और पहली बार यह महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी। और तीसरा क्वेश्चन है, नेपाल की वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर को। दोस्तों राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी पर उनके माध्यम से तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। फ्री क्लास भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। खबरी ऐप पर आप हमें फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो खबरी ऐप पर आप हमें फॉलो जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।